आपका प्लेन टेक्स्ट और एफएमजी आपके साथ है। यार यहाँ पे की है ही नहीं तो कहाँ से की करें बताओ। तो पता लग जाएगा आपको। मेहनत करो, हर चीज मेंशन है फिर वो इसमें। XIO ये की है हमारे पास। जी ये जो XIOX ये हमारे पास की है। जी अस्सलाम वालेकुम इसमें से आपने स्टूडेंट। कीज फाइंड करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, क्या वालेकुम की का सलाम। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? की कहाँ दरअसल सर चली वो गई? सर प्रोजेक्ट एक इसका क्वेश्चन प्रोजेक्ट समझ नंबर नहीं 2 आ रहा दिया था है। तो वो समझ रही जी हूँ। जी, क्या की किधर गुम हो गई है? वेयर इज इट सर लॉस्ट? हाँ, सर वो एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था तो वो इससे समझ रही थी। अच्छा तो क्या ये प्रोजेक्ट के बारे में? यस सर। हाँ, तो विच की इज नॉट गिवन? सर ये वो पुराना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ओके, 3। ऑल चलो, ओके लेट्स स्टार्ट। हमने एक तो थोड़ा सा लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था RSA। तो नाउ यू आर ऑल रेडी टू इंक्लूड द आर। हमने पहला पार्ट आपके इस प्रोजेक्ट में जो ग्रुप प्रोजेक्ट था क्लास का सेमेस्टर प्रोजेक्ट, उसमें सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के AES आपको दिया था जो आपने आज हमें दिखाना है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए इसी जो अब हम क्योंकि इधर कवर कर चुके हैं RSA, तो नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक यू विल बी लुकिंग एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RSA। ओके, ये हमारा पार्ट 1 था SAS इसके, ये की जनरेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंटीग्रेटेड। अब हमारा पार्ट 2 कि आप वही मामलात एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए कर रहे हैं। एसिमेट्रिक में हमने RSA देखा है, RSA को एज ए सिस्टम हमने देखा कि किस तरफ की जनरेशन होती है, रेसिपिएंट के एंड पे की जनरेशन होती है, और फिर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि बहुत सिंपल है, और इस सबको पुट टुगेदर कर दें तो हमारा RSA सिस्टम बन जाता है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अगर जस्ट टू रिकॉल, इसका बनाने का मतलब है कि यू हैव टू बिल्ड दिस इज RSA सिस्टम। तो इसमें आपने रेसिपिएंट के एंड का की जनरेटर, जब आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है तो आपको रेसिपिएंट के एंड पे की जनरेटर बिल्ड करना होता है, और रेसिपिएंट पब्लिक कर देता है और प्राइवेट के पास रखता है, और फिर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करके इट वर्क्स एज अ टोटल सिस्टम। मैंने इसकी स्लाइड्स आपके लास्ट उसमें डाल दी थी, और यहाँ मेंशन भी ये किया था कि देयर इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की वर्किंग में जो बैकग्राउंड पे चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा मुख्तलिफ सा है कंपेयर टू द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और वो ये है कि वन टाइम फंक्शन इस्तेमाल होता है और उसके अंदर ट्रैप डोर से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रैप डोर वन वन वे फंक्शन, ट्रैप डोर वन वे फंक्शन, TOWF, जो इसका कॉन्सेप्ट है। अब व्हाट इज दैट कंसेप्ट? ट्रैप डोर वन वे फंक्शन, वन वे फंक्शन ऑल ऑफ यू नो कि अगर कोई फंक्शन, आम तौर पे फंक्शन इन्वर्सिबल होते हैं, बहुत सारे फंक्शन हमने पिछले दिनों स्टडी किए हैं, स्पेशली AES में भी देखे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर आप फॉरवर्ड पर फंक्शन आपका मल्टीप्लाई का है तो आपका इन्वर्स फंक्शन डिवाइड का होगा। तो वट एवर you had x and you applied some function to it, you got y, और अगर अब y पे आप इनवर्स फंक्शन अप्लाई करो तो you will get back x. तो that is normally the case in many cases जिससे हम familiar हैं। but इस पर्पस के लिए ये जो हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, we find a function which is not easily reversible or very difficult to reverse. So we call that as a one-way function, the OWF, one-way function. इसमें क्या है कि अगर
x दिया हुआ है तो वो फंक्शन अप्लाई करके उससे y निकाला जा सकता है, लेकिन y पे इन्वर्स करके x निकालना इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. दैट इज कॉल्ड वन वे फंक्शन. इस पर बेस की करती है तमाम फिलॉसफी ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. अब सवाल ये होता है कि अगर ये वन वे फंक्शन ही है तो दूसरे एंड पे जो वैलिड यूजर है वो क्या करेगा? इधर से आपने कोई चीज कन्वर्ट करके भेज दी, आप चाहते ये थे कि बीच में कोई मॉनिटर करके इसको रिवर्स ना करे, लेकिन आपका जो वैलिड यूजर है अगर वो भी रिवर्स ना कर सका तो फिर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता. उसके लिए लोगों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट निकाला ट्रैप डोर का, कि जो वैलिड यूजर है उसको सम काइंड ऑफ ट्रैप डोर विल बी अवेलेबल, जिसके जरिए से वो उसको इन्वर्स कर सकता है फंक्शन को. तो सीक्रेट ट्रैप डोर बेस्ड इन्वर्शन विच इज पॉसिबल बाय द वैलिड यूजर, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल अगर जब उसके बाद ट्रैप डोर जिसके पास नहीं है वो इन्वर्स नहीं कर सकेगा. तो इसको कहते हैं ट्रैप डोर वन वे फंक्शन, TOW. ये टोटल चीज इसका कॉन्सेप्ट बनती है. इसकी एग्जांपल्स अब हमने कर भी लिया है ये एल्गोरिदम, तो आप देख सकते हो. हमेशा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में दो बड़े फेमस इस कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन आपको हमेशा सुनने में आएंगे. एक फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम. एसिमेट्रिक वाले कहते हैं कि हमने इसको सिक्योर किया है या मुश्किल बनाया है बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम. एक फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम नॉन इशू है इन्वर्सिबल में, और एक डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम. ये दो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो तमाम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम्स के गिर्द घूमते हैं. इनमें कैच सिर्फ ये है कि ये प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं व्हेन द नंबर्स आर वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स. इनफैक्ट जिनको हम इस्तेमाल करें तो ये हो जाते हैं. जैसे हमने जब की जनरेशन RSA की तो स्टार्ट ये था कि P and Q आर वेरी लार्ज प्राइम नंबर, और अगर वो वेरी लार्ज प्राइम नंबर थे तो फिर उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल था उस प्रॉब्लम को. वही चीज हम यहाँ भी कह रहे हैं. मसलन ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कि जब हमने की जनरेशन भी शुरू किया तो हमने कहा P और Q दो बहुत बड़े लार्ज प्राइम नंबर आपने शुरू में पिक किए और उसके जरिए से n बनाया. अच्छा, ये नंबर्स जिसके पास थे उसे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके n बनाना वाज ए इजी जॉब. ये फॉरवर्ड फंक्शन है कि अगर आपके पास दो बिग प्राइम नंबर्स हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द n. ये प्रोडक्ट हासिल करना वाज नो प्रॉब्लम. लेकिन जैसा कि पब्लिक डोमेन में उन्होंने भेजा, अगर n आप दे दें किसी को और उसको ये टास्क हो कि यार ब्रेक इट इनटू दोस टू लार्ज प्राइम नंबर्स जिनसे ये n बना था, तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क. और व्हेन ही स्टार्ट्स फाइंडिंग ऑल पॉसिबिलिटीज एंड देन सेलेक्टिंग व्हिच वन इज राइट, इट बिकम्स इम्पॉसिबल. इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. कि ये वन वे फंक्शन इस तरह है कि प्रोडक्ट लेना आसान है, वापस नहीं ढूंढ सकते. लेकिन इसमें भी ट्रैपडोर क्या है कि अगर किसी के पास इन दो में से कोई एक चीज हो, फर्ज करो अगर किसी के पास P या Q है, तो वो आराम से इस n की मदद से और उस P की मदद से Q मालूम कर सकता है, या n और Q की मदद से P मालूम कर सकता है. तो दैट इज ए ट्रैपडोर, कि ये उसके पास एक ट्रैपडोर है. यही चीज इसके सिलसिले में जो अक्सर हम कहते हैं डिक्रिप्शन की, वो एक किस्म का ट्रैप डोर होता है जो उसको अवेलेबल होता है. इसी किस्म का मसला इसमें है डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम में. वो ये है कि अगर x की पावर k मॉड n ले तो y निकालना हो, x और k और n दिए हुए हो तो y कैलकुलेट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर y दे दे तो उससे वापस x निकालना इज अ वेरी डिफिकल्ट thing, especially when the numbers are very large. It is impossible. This is another well-known asymmetric cryptography non-reversible function example.
लेकिन इसी में जो हमने अभी जब की जनरेशन भी किया था, अगर इस की के अगेंस्ट आपको कोई के बार दे दे जिसकी प्रोडक्ट के और के बार इज 1 अंडर मॉड फाई एन, इसकी पावर में हमने फाई एन का मॉड इस्तेमाल किया था। तो अगर कोई इस के का आपको ऐसा के डैश दे दे कि जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करो तो पावर 1 हो जाए, फिर बड़े आराम से, क्योंकि इसके अंदर अगर के साथ आपको के डैश पता है तो आप के इंटू के डैश मॉड फाई एन करेंगे, दोनों साइडों पर इधर भी के डैश ले लेंगे, इधर भी के डैश ले लेंगे, ये चीज सिंपली एक्स हो जाएगी। तो एक्स आप यू कैन कैलकुलेट वाई पावर के, हम आपके लिए मालूम करना कोई मसला नहीं होगा रिवर्स में, रिवर्स करना कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पावर आपने 1 कर दी इस नंबर की वजह से, तो ये ट्रैप डोर हो गया। जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास ट्रैप डोर है, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये कहते हैं ट्रैप डोर वन वे फंक्शन का बेसिक फिलॉसफी फॉर एसिमेट्रिक इक्विपमेंट। ओके, दैट एंड्स आवर थिंग अलोंग विद द प्रोजेक्ट। हम आज का टॉपिक हमारा मैसेज इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन का है, जो हम लास्ट टाइम भी करना चाहते थे और मगर हम दूसरे एक्सप्लेनेशन, ये आपको याद होगा जब हमने ये कोर्स शुरू किया था तो मैंने कहा था बेसिक थिंग इज दिस CIA ट्राइंगल, और हमने अभी तक जो बहुत सारी चीज़ें की हमने सी के अराउंड की, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें हमने सिमेट्रिक के ऑप्शन भी देखे, सिमेट्रिक के भी देखे बाय सीइंग DES AES एंड इवन क्लासिक भी, DES AES एंड क्लासिक AES, और शुरू में हमने यहाँ क्लासिक वाले किए जिससे हमने सीखा, ये 3 हमने सिमेट्रिक में किए। फिर हमने एसिमेट्रिक में आ गए, एसिमेट्रिक वाले में हमने RSA कर लिया, ये हमारी अभी तक कवरेज। अब हम कहते हैं कि यार लेट्स लुक एट I एंड A, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। इनमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी के जो आपने एल्गोरिथम सीखे हैं वो सब इनके अंदर एम्बेड होके यूज होंगे, लेकिन अब हम इनके प्रोटोकॉल सीखना चाहते हैं I और A के। सो व्हाट इज I एंड A? ओके, अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि शुरू में जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था तो I और A की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, तो कैन समबडी टेल मी कि वो क्या है? अदर देन कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें हम चीज़ों को नॉन अंडरस्टैंडेबल और नॉन इंटेलिजिबल बना रहे थे, I और A में हम क्या करते हैं बताइए? व्हाट डू वी डू इन I and A? एनीबॉडी? जी, फवाद, फजल इज स्टिल अगेन नॉट देयर। फिर कल आके फजल ने मुसीबत डाल देनी है कि सर वो सारा दोहरा दे दोबारा। फजल वेयर आर यू? अभी तो थे आप। फजल को फवाद वेकअप करो, कहोगे आ जाए। अच्छा चलो बताओ भाई। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई थी इसलिए थोड़ा नींद में हूँ। फजल में फंसे नहीं है। अब तो तकरीबन 12 बजने वाले भाई, अब तो। जी सर, सर असल में सुबह ना 5 साढ़े 5 बजे से हैं, काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे। अच्छा जबरदस्त यार, चलो दैट्स अ वेरी, वो डेली रूटीन ऐसी है कि नींद नहीं पूरी होती। थोड़ा सा गुंजाइश रखो क्योंकि ये आपके लेक्चर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट जी है। जी तो अपने जी 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 स्केड्यूल्स सर। काम का जो है वो आई अंडरस्टैंड, यू आर हार्ड वर्किंग पीपल ऑल ऑफ यू, लेकिन थोड़ा तवाजुन में हमें ये डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जी रात को आप जी जाग जी रहे हो जी जिन जी चीज़ों के लिए, अगर वो इस टाइम नहीं सीखी तो वो रात की जागना और बढ़ जाएगा, सुबह तक आ जी जाएगा। जी सर। तो जी अच्छा सर। चलो आप, चले मेरा सवाल ये था कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी सीख ली, अब ये बताओ कि इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन क्या है, जो मैंने आपको शुरू में जब कोर्स शुरू हुआ था तो मैंने डिफाइन किए थे। हाउ ओके। इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन डिफर
कंपेयर टू जो अभी तक हम चीजें कर रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी। तक हम कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे थे, अब आप इंटीग्रिटी का पूछिए सर। इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन ये दो चीजें करेंगे, तो मगर उससे पहले हम उनको देखना चाहते हैं वो है क्या चीजें। तो मैंने ये ट्राइंगल बनाई सबसे पहले जो हमने की थी, जब कोर्स शुरू किया था तो हमने ये एक ट्राइंगल बनाई थी, CIA ट्राइंगल। तो हमने सी कर हाँ लिया हाँ। है। अब मैं कह रहा हूँ आई और ए क्या चीज थे जिसको हम अब करने वाले हैं। ओके कॉन्फिडेंशियलिटी जो है सर, उसमें कन्वर्ट करते हैं मतलब कि सर उसमें आपने एक एग्जांपल लिखी हुई थी जो था ही गोज टू स्कूल, जिसमें आपने कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट करके इसको टी टी मतलब कि उसका वो चेंज कर दिया था, क्या कहते हैं, इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया था वो। नहीं, यही डिफरेंस था कि सी वो में। इंक्रिप्टेड फॉर्म में, जी इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी हो गया था और साथ में जो है इसमें एक मल्टीप्लिकेशन भी आई हुई थी। अच्छा, ये बात हम कह रहे थे कि हम ये कह रहे हैं कि सी के अंदर तो हमें एनक्रिप्ट करना है, किसी चीज को अनइंटेलिजिबल बनाना है। एक फाइल है, उसको हम एनक्रिप्ट कर देते हैं, वो पहचानी नहीं जाती, कोई शख्स उसको मॉनिटर कर ले तो उसको वो पढ़ ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने सीखा, एनक्रिप्टिंग जहां आपने यस कहा सर। अभी। इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के रोल मुख्तलिफ हैं। इंटेग्रिटी इज लाइक, कहते हैं उसकी बड़ी इंटेग्रिटी है, दिस मैन हैज गुड इंटेग्रिटी। और यही चीज डॉक्यूमेंट के बारे में होती है, इंटेग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस सर। इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज विच हैज बीन पास टू यू। पास टू। अच्छा, तो इंटेग्रिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट का मतलब है द डॉक्यूमेंट हैज बीन अनचेंज, यू कैन रिलाई, यू कैन ट्रस्ट दैट डॉक्यूमेंट। ये इंटेग्रिटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने आया है ये अनचेंज है। किसकी सिचुएशन में हमेशा आपको, क्योंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं, तो हमेशा मैं VC की मिसाल से आपको। इंटेग्रिटी में सर डाटा डाटा जो है वो सिक्योर भी नहीं होता और विजिबल भी नहीं होता। डाटा, फिर कहिए दोबारा। डाटा इंटेग्रिटी में जो है ना सर, डाटा जो है वो सिक्योर भी नहीं होता और साथ में विजिबल भी नहीं होता। अच्छा, ओ, जी। विजिबल वाला। That, हाँ, डाटा इज नॉट सिक्योर एंड विजिबल टू ऑल द, बट डाटा शुड बी ऑथेंटिक एंड रियल। ऑथेंटिक और रियल, करेक्ट या तो करेक्ट, ओके। तो सब बिल्कुल, आप अब आप उस तकरीबन लाइंस पर आपने बात कर दी। इधर तो था कि डाटा आप देखते हैं लेकिन वो आप समझ नहीं सकते, जी ये सी में था, हम कर रहे थे। जी जी। अच्छा, जी सर। इधर हम ये कह रहे हैं कि यार वो डाटा आपको बिल्कुल नजर आपको दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे आपको नोटिस हम सर्व प्रोवाइड करते हैं एग्जामिनेशन के, डेट शीट का, छुट्टी का, तो वो तो नोटिस बोर्ड पे भी लग जाते हैं, हर ईमेल में भी भेज देते हैं। इट इज ए वेरी विजिबल थिंग, उसको कोई सीक्रेट भी हमने नहीं किया होता, लिखा होता है कि भाई ये है एग्जाम। अब उसके अंदर ये था कि मैंने कहा अगर आपको एक मैसेज हर जगह डिस्प्ले हो जाता है कि भाई कल से एग्जाम कैंसिल हो गए, जो कल डेट शीट थी, एग्जाम इज कैंसिल। अब इस केस में ये नोटिस बोर्ड पे हर जगह तो लग सकता है, मगर ज्यादा बड़ी ये है कि क्या ये राइट नोटिस है, इज इट फ्रॉम VC, जो नीचे लिखा हुआ है कि यार इंस्ट्रक्शन फ्रॉम VC, इज इट कमिंग फ्रॉम VC और इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट वांट टू अपीयर इन द एग्जाम, उसने लगा दिया। हालांकि लगना तो वो एनक्रिप्टेड नहीं है, लगना वो प्लेन ही है, मगर हमें उसकी इंटेग्रिटी के बारे में और उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में वरी है। नंबर एक, क्या ये नोटिस जो है ये सही है, और उसको एक डेट शीट आई है, उसमें किसी की कोई डेट बदल दे, चेंज कर दे अपनी सहूलत के लिए, तो आपको ये तसल्ली करनी कि यार ये डेट शीट का एक एक वर्ड बिल्कुल सही है और किसी ने चेंज नहीं किया। और दूसरे, अगर इस पे साइन VC के लिखे हैं या VC की तरफ से नोटिस है, तो इट इज एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम VC। तो ये जो दो बातें हैं कि डॉक्यूमेंट हैज नॉट चेंज्ड एंड डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम द पर्सन हु इज क्लेमिंग, इज इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। क्लेमिंग वाला ऑथेंटिकेशन,
इंटेग्रिटी वाला करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इस स्कोप में हम ये दो बातें सीखेंगे कि उस चीज की सही होना और उस चीज का फ्रॉम द राइट पर्सन जो उसको साइन कर रहा है या क्लेम कर रहा है उसकी तरफ से होना, ऑथेंटिकेट होना, ये हम सीखना चाहते हैं अब। ठीक है, और उसका ये हमारी टिपिकल फिगर है कि ये एलिस है, हमेशा एलिस एक सेंडर, बॉब एक रेसिपिएंट। एलिस एनक्रिप्ट करके पब्लिक की से कोई डॉक्यूमेंट बॉब को भेजे, ठीक है। अच्छा, अब ये एनक्रिप्टर और पब्लिक की तो और भी सबके पास है, ठीक है। अच्छा चले, आप एनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं पब्लिक की से, तो दूसरे एंड पे वो डिक्रिप्ट कर लेता है और फाइंड कर लेता है, और देयर वाज नो प्रॉब्लम एज फार एज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज कंसर्न। लेकिन अब अगर एक और फर्क, एलिस ने बैंक को कहना था, ये एलिस है, आपका अकाउंट ऑफिसर यूनिवर्सिटी का, ये बैंक है यूनिवर्सिटी का, और एलिस ने अकाउंट ऑफिस ने कहा कि भाई पे मिस्टर दिस मच अमाउंट, वो स्टाफ है, फैकल्टी है, वो लिस्ट जा रही है पेमेंट की। उसने बंदे ने अपना एक मैसेज इंजेक्ट कर दिया, बीच में जाने वाले मैसेजेस में अपना मैसेज इंजेक्ट कर देना, इंसर्ट कर देना, या जाना जो मैसेज जा रहा है उसको मॉडिफाई कर देना। जो मैसेज जा रहा था वो जा रहा था पे 100 रुपीज और उसने कह दिया 1000 रुपीज, एक जीरो चेंज कर मॉडिफाई कर देना, या कोई मैसेज डिलीट कर देना, ये सारे चेंजेस भेजने वाले मैसेज में किए जाएं तो हम कहते हैं ये इंटेग्रिटी उस डॉक्यूमेंट की कंप्रोमाइज हो गई है, डॉक्यूमेंट इज नो मोर करेक्ट। और हमें इसके लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी शख्स बीच में इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या इंसर्ट या डिलीट ना कर सके, और उसको कहते हैं ये कंटेंट की मॉडिफिकेशन हो गई है। इंटेग्रिटी का मतलब है आपने कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया है। तो यू वांट टू मेक सम सिस्टम्स जो नंबर एक, अगर कोई मॉडिफाई करे कंटेंट को तो ये सिस्टम आपका डिटेक्ट कर ले कि यार ये मॉडिफाई हो गया, और फिर उसके जो है करेक्टिव एक्शन ले सके उसके बारे में। तो अब क्या इसके सर, अगर एक एक क्वेश्चन है, जी अगर एक डाटा क्या कहते हैं जा रहा है, हाँ अगर वो मॉडिफाइड फॉर्म में वहाँ रिसीव्ड हो गया और डिटेक्ट हो गया कि ये मॉडिफाई हो गया, हाँ क्या जो डाटा पुराना था विदाउट मॉडिफाइड ओरिजिनल फॉर्मेट में, क्या वो डाटा दोबारा रिट्रीव हो सकता है, रिसीव हो सकता है उसको, कि मॉडिफाइड डाटा ना लूँ और मैं हाँ, जो। इसमें ये स्कोप भी नहीं है, नीड भी नहीं है। हम कह रहे हैं अच्छा। कि हमें अगर कोई फिडल करे, अगर इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो, ठीक है, जी। तो हमें पता चल जाए कि यार ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, उस डॉक्यूमेंट से तो हम एनीवे रिट्रीव नहीं करना चाहेंगे। मतलब एक गलत अच्छा। किसी ने डॉक्यूमेंट भेज दिए चेंज करके, काट पीट करके, तो हमारा जी। ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम उसके अंदर से ढूंढ के, वी विल रिजेक्ट दैट डॉक्यूमेंट, और हम वी वुड लाइक टू गेट द करेक्ट डॉक्यूमेंट। हमें इम्पोर्टेंस बैंक के लिए ये है कि कोई रॉन्ग चेक या मॉडिफाइड चेक या कोई मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट उनको नहीं रिसीव हुई, या गलत क्लेम किसी का नहीं रिसीव हुआ जिसको पे कर। अगर उन्हें ये पता चल गया ये गलत है, अब उस गलत में से वो नहीं निकालना चाहते, दे विल कॉन्टेक्ट द ओरिजिनल पीपल, जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट करो, अगर वो किसी ने क्लेम करके फैकल्टी मेंबर ने तनख्वाह का उसमें बीच में डाल दिया था, तो दे विल कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी एंड दे विल से कि आपकी तरफ से कोई सस्पिशियस मेल गलत वाली है जो हमने रिजेक्ट कर दी है, और दिस एंड दिस इंक्वायर, ये वो जो भी कुछ, ठीक है। और उसकी मैं आपको बैकग्राउंड एक बताता हूँ बड़ी मजेदार, जो आपने भी ये सवाल पूछा। इनफैक्ट दैट इज द बेस जिससे हम ये चीज सीखेंगे। अक्सर आप लोगों ने कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में सीखा होगा, एरर डिटेक्शन कोड का कहीं जिक्र जरूर सुना होगा, सुना? नहीं नहीं सर, अभी इस पे काम नहीं अच्छा, किया एरर ओके डिटेक्शन पे। ओके।
अभी हम इस पे कर रहे हैं, पैकेट ट्रेसर पे अच्छा, काम इट्स कर अ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक concept which all the people have who deal with any kind of networking or communication or anything to from the very basic level they have to understand that. और वही कॉन्सेप्ट इधर एक्सटेंड किया फिर, और किस तरह एक्सटेंड किया हम वो भी देखेंगे। बेसिकली ये था कि जब आप कोई मैसेज भेजते हैं नेटवर्क पर, कम्युनिकेट करते हैं मैसेज, तो आपका ये मैसेज है, यू हैव ए बिग मैसेज, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ बाइनरी बिट्स। ये होता है मैसेज। आप एक सेंडर है, एक दूसरा एंड पे रेसिपिएंट है, ये बीच में नेटवर्क है, इसमें ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स जा रहा है और दूसरे एंड पे रिसीव हो रहा है। ये मैसेज की शक्ल होती है, ये मैसेज है आपने जो भेजना है। अच्छा, जब आप ये मैसेज भेजते हैं नेटवर्क में, तो बिकॉज ऑफ सम नॉइज और अदर रीजन देयर इज ए चांस कि इतने बहुत सारे बिट्स में जब ट्रांसमिट हो रही है, सम बिट कैन गेट करप्टेड, कोई बिट करप्ट हो जाए आपकी। जी सर। अच्छा, अब इस केस में कि कोई बिट करप्ट हो गई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बेशक उस मैसेज को करेक्ट ना भी कर सके, लेकिन अगर कोई मैसेज में एरर हो गई है, इसका जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप कम से कम उस मैसेज को पर एक्शन ना करें। फर्स्ट को फाइल थी, वो प्रोग्राम था समथिंग, तो आपको पता चल गया कि करप्ट हो गया। यू मे आस्क द सेंडर, एक आसान तरीका ये होता है अक्सर नेटवर्क में, यू आस्क द सेंडर कि भाई मेरा ये मैसेज करप्ट आपने भेजा था, करप्ट हो गया, रीसेंड दैट, वो रीसेंड कर देता है। दैट इज, तो आपका एक्चुअल इशू ये है कि अगर ये मैसेज भेजा गया है तो आपको हर दफा पता होना चाहिए कि ये सही है। एरर डिटेक्शन इसको कहते हैं, एरर डिटेक्शन कोड, कि आपके मैसेज में अगर एरर हुई है तो आपको पता चल जाए, और अगर नहीं एरर नहीं हुई है तो आप उस मैसेज पे एक्शन कर दें, आगे काम करें। ये है एरर डिटेक्शन कोड। अब एरर डिटेक्शन कोड से क्या मुराद है? एक सिंपल एरर डिटेक्शन कोड की एग्जांपल पैरिटी चेक होता है कि जी आप सारे वंस मैसेज में जो है उन्हें ऐड कर लें, जितने भी वंस हैं उनको एक्सक्लूसिव और कर लें, तो अगर आंसर 0 है और वो आपने एज ए पैरिटी भेजा है, उसके साथ जो भी पैरिटी आई है उनको ऐड करने से वो आप साथ भेज देते हैं। दूसरे एंड पर भी वो पैरिटी कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों एंड की पैरिटी मैच कर जाए तो वो कहते हैं ठीक है, मैसेज चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज चेंज हुआ। उसी की एक शक्ल चेकसम एरर भी कहलाती है। ये हम थोड़ा सा नॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि आपका अगर ये मैसेज था, एक बहुत बड़ा मैसेज, लेट्स से 1000 बिट का मैसेज था, तो आपने इसको मे बी 16 बिट्स के पीसेज में कट किया मैसेज को, 16 बिट्स के। ये 16 बिट्स को ऊपर नीचे आपने लिखा, ये पहला 16 बिट, फिर 16 बिट, फिर 16 बिट, फिर 16 बिट, फिर 16 बिट, और इन सब को आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, और इसका चेकसम निकाल लिया। चेकसम से क्या मुराद कि इन सब को ऐड किया, यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 1। ऐड से मुराद हमारा हमेशा एक्सक्लूसिव और एडिशन है, तो आपने 1 1 1 0 1 करके यहाँ पे कुछ निकाला, ये वैल्यू आ गई। तो आपने एक लंबे मैसेज को पीसेस में ब्रेक करके ऊपर नीचे लिखा और उसको ऐड किया। ऐड है, इट्स वंस एक्सक्लूसिव और ऑफ कॉलम्स। तो अब क्या हुआ, एक छोटा सा आंसर आ गया, ये जो इस पूरे बड़े मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट दिस 16 बिट्स। ये 16 बिट्स इस पूरे मैसेज के अगेंस्ट आई हैं और ये यूनिक है। एक और मैसेज होगा, उसके आप ये सारे बिट्स ऐड करोगे, उसका आंसर कुछ और होगा। तो ये जो एक छोटा सा एक चीज है, ये सम, इसको हम सम, इट्स काइंड ऑफ सम, तो इसको हम चेक सम कहते हैं। चेक सम, चेक सम, ये वर्ड कम्युनिकेशन में अक्सर इस्तेमाल होता है, चेक सम। इसमें कम्युनिकेशन वाले क्या करते हैं कि वो ये मैसेज भेजते हैं
और उसके साथ एंड में एक ये वर्ड 16 बिट का चेकसम का भी भेज देते हैं। दूसरे एंड पे जो सेंडर है ये पूरे मैसेज का चेकसम कैलकुलेट करता है और साथ ये भी भेज देता है। जो रिसीव करने वाला है उसको मैसेज भी मिलता है, चेकसम भी मिलता है। अच्छा, रिसीव करने वाला इस मैसेज से फिर खुद पहले चेकसम कैलकुलेट करता है दोबारा, फिर he puts all them again and makes a checksum, और फिर देखता है कि उस मेरा चेकसम और जो उसने मुझे चेकसम भेजा था क्या ये दोनों बराबर है। अगर वो दोनों बराबर है इसका मतलब मैसेज चेंज नहीं हुआ। अगर वो बदल गए, इसका आंसर और उसका आंसर मैच नहीं किया, तो इसका मतलब मैसेज चेंज हो गया। ये है एरर डिटेक्शन का तरीका कम्युनिकेशन और नेटवर्क वाले जो इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात समझ में आई है कि एक बड़े मैसेज को एक छोटे से सम से रिप्रेजेंट किया है और आपने सेंडर ने भी इसे कैलकुलेट किया है और भेज दिया है, रिसीवर ने भी इसको कैलकुलेट किया है और कंपेयर किया है। क्योंकि अगर ये मैसेज बीच में चेंज हो जाएगा तो रिसीव करने वाला का चेकसम डिफरेंट होगा और सेंड करने वाले का चेकसम डिफरेंट होगा और उसको पता चल जाएगा कि मैसेज करप्ट हुआ है, मैसेज में एरर आई है। ओके, जी सर। ये है नेटवर्क में जिस तरह से जिस तरह से हम बाकी जो भी डाटा हम सेंड करते हैं उसको हम सिक्योर फॉर्मेट में सेंड करते हैं, तो क्या ये चीज़ भी सिक्योर लिंक के थ्रू सेंड नहीं हो सकता? कि अगर इसमें इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि डाटा चेंज हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, डाटा कैन बी एनी टाइप ऑफ डाटा। ओके, बट अगर हम इस डाटा को सिक्योर फॉर्मेट में सेंड करते विद कीज, तो ये तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है इस पब्लिक चीज़ से भेजने से। गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये एक हमारा इस वक्त एम्फसाइज करने का एक एस्पेक्ट ये भी था जो शुरू में मैं कह रहा था कि देयर आर सिचुएशंस, हर दफ़ा मुख्तलिफ टाइमों में हमारे कंसर्न मुख्तलिफ होते हैं। जी जी बिल्कुल। इस वक्त इस एग्जाम्पल में भी और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि बाज़ दफ़ा हमारा ये होता है कि हमने एक फाइल या इंफॉर्मेशन भेजनी है और हम चाहते हैं कि वो सीक्रेटली दूसरे तक पहुंचे, मे बी के बीच में कोई उसको मॉनिटर कर रहा है तो वो समझ ना सके। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी अपना कोई सीक्रेट डाटा पॉइंट ए से पॉइंट बी को भेज रही है जिसमें कोई यूनिवर्सिटी के सीक्रेट्स हैं और वो नहीं चाहती कि बीच में कोई जो मॉनिटर कोई करे या किसी और का ये फाइल जिसको मिल जाए अनऑथराइज्ड पर्सन को, वो इस फाइल में से डाटा को अगर ना पढ़ सके। ये हमारी वो नीड है कि कोई चीज इफ समबडी गेट्स दैट शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसको कॉन्फिडेंशियलिटी वाला बात कहते हैं कि जैसे अगर इफ देयर इज ए मैसेज एक्सचेंज बिटवीन द okay, an exam being exchanged between a faculty member and an exam department. अब ये सीक्रेट है कि बीच में अगर कोई मॉनिटर करता है, कोई स्टाफ का दूसरा पर्सन अदर देन द एग्जाम डिपार्टमेंट और एन अदर स्टूडेंट, तो वो इसको मॉनिटर करे तो उसे ना समझ आए। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर डेट शीट एग्जाम की प्रिंट होकर रजिस्ट्रार से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि भाई ये डेट शीट है जिस इम्तिहान की, ओके इम्तिहान की डेट शीट है, हर स्टूडेंट को जानी है, हर एक ने उसको पढ़ना है, हर एक को ओपनली मिलनी है। हम चाहते हैं कि हर एक पढ़े, हम उसको चाहते ही नहीं कि कोई अगर बीच में मॉनिटर करे तो उसको पता ही नहीं चले कि डेट शीट पे क्या लिखा है। हम चाहते हैं पढ़ाने के लिए भेजे डेट्स वेट। वहां हमारा या पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ये है कि ये डेट शीट तो ठीक है, मगर अब मुझे शक ये हो सकता है कि यार किसी ने इसमें कोई डेट वेट तो नहीं चेंज कर दी बीच में, एग्जाम तो है लेकिन किसी ने कोई डेट बीच में करप्ट तो नहीं कर दी, गलत तो नहीं कर दी। या मुझे ये शक है कि यार ये जो डेट शीट आई है ये तो नीचे साइन पे नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार
मगर ये तो कुछ गड़बड़ है, ये रजिस्ट्रार की तरफ से शायद नहीं है। हम इसमें सीक्रेट नहीं रखना चाह रहे, मगर हम ये तसल्ली करना चाह रहे हैं कि यार ये करेक्ट है और ये सही बंदे की तरफ से आई है। अब ये आई और ए का इशू है जिसको अब हम आज देखने लगे। तो सीक्रेट करना तो हम चाहते ही नहीं। अब जब हम वहां नहीं चाहते समझ थे गया सर। कि इसी तरह अब इस एग्जाम्पल में ये जो नेटवर्क वाले लोग हैं, एक तो वो केस होता है कि जब उनको कोई सिक्योरिटी की नीड होती है तो वो बिल्कुल हमारी तरह ही यही कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे ही करते हैं जैसे हमने सीखी। मगर ये वो वाले हैं कि जैसे आप आम रूटीन मैसेजेस और मेल्स और डाटा और फाइलें भेज रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम्स की फाइल, लेट्स से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियली कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट टू ऑल द पीपल, सबको भेजिए, आपको भी आप भी ले रहे हैं, इट इज क्लियर प्रॉपर परचेज से है या अदरवाइज है, तो उन्होंने कहा कि ओके फ्री अवेलेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप उसको सीक्रेट रखें। मगर ये फिर भी चाहिए कि यार मुझे ओके समझे, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको या बेच के या फ्री आपको दिया है या आपने किसी साइट से डाउनलोड किया है, ठीक है, तो अब देयर इज नथिंग okay, you can see the screen and hear me. Yes sir, I can hear Okay, you. तो देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट इट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी एक बिट भी एरर में ना हो, वरना आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा या काम ही नहीं करेगा। ये वो सिचुएशंस है कि करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑथेंटिकेशन के यार ये माइक्रोसॉफ्ट ही की है या फला की है, कोई घपला नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से कोई वायरस वाले ने तो नहीं मुझे भेज दिया। तो ये वो वाले इशू हैं जिनको अब हम एड्रेस करने लगे, दे आर डिफरेंट। इसी तरह ये कम्युनिकेशन वाले आम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें कोई सीक्रेट की बात नहीं थी, बट किसी ने नहीं जानबूझ के उसे खराब किया। उनके केस में तो जानबूझ के को बीच में खराब भी नहीं करता, लेकिन कोई नॉइज या किसी वजह से करप्ट हो जाती है, कोई बिट नॉइज पिक की वजह से, स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार हमें सही डाटा मिला है, और वो चेकसम से चेक करते थे, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि वो इनोसेंट एरर वाइल डाटा इज ट्रेवलिंग वाला इशू होता था, तो उन्होंने सिंपल ये चेकसम के जरिए से इस काम को कर लिया। लेकिन बाद में जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वालों ने इसी काम को करना चाहा कि भाई हम डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी चेक करें, अब अगर वो इस चेकसम से चेक करें तो जो बीच में बंदे हैं वो अब मसला है कि बीच में क्लेवर लोग हैं, इट इज नॉट इनोसेंट नॉइज बट इट इज समबॉडी क्लेवर इन बिटवीन, के वो इस इंटेग्रिटी वाली बात में कोई फिडलिंग कर दे जान के इंटेलिजेंटली, और वो चेकसम ऐसा बना ले कि आपको पता ही नहीं चले कि यार ये डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी जो है वो चेंज हो गई। इसलिए फिर लोगों ने सिंपल चेकसम की बजाय ज्यादा क्लेवर हैश फंक्शन बनाने शुरू किए। हैश फंक्शन इज लाइक जैसे ये चेकसम था सम करना, इसी तरह के फंक्शन है, बट दे आर क्रिप्टोग्राफिकली मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थिंग्स टू कैलकुलेट दिस हैश। ये जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है इसको हैश भी कहते हैं, मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। ये अगर मैसेज था, ये मैसेज था पूरा, इसको कुछ फंक्शन अप्लाई किया, हैश फंक्शन अप्लाई किया मैसेज के ऊपर, ये मैसेज है, मैसेज पे हैश का फंक्शन अप्लाई किया, और उससे जो आपको आया मैसेज डाइजेस्ट, इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं, मैसेज डाइजेस्ट short representation of a message which is of course non reversible भी है। जाहिर है चेकसम से आप नई डॉक्यूमेंट नहीं दोबारा निकाल सकते, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं हो ये, मगर इट इज ए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मैसेज जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट में कोई करप्शन नहीं हुई। ये तो ये वाली बात को जब हम फॉर्मली लिखते हैं, ये मैंने वही जो अभी आपको बताई थी कम्युनिकेशन वाले, तो वो मैसेज करते हैं उसके साथ एरर
डिटेक्शन की बिट्स डाल देते हैं, ये चेकसम की बिट्स हैं, ये दोनों को भेज देते हैं और दूसरे एंड पे वो इसको चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब हुआ ये जो फंक्शन अब बननी है, हैश फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा या मैसेज है जो रिवर्सिबल भी नहीं है, यानी इसके जरिए से मैसेज नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके जरिए से इंटेग्रिटी चेक करने का काम लिया जा सकता है। इस जब हम क्रिप्टोग्राफी में ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, हैश फंक्शन, तो हमें एक तो सिंपल तो ये चाहिए कि ये एक वन वे फंक्शन हो जो एक शॉर्ट साइज में बिग मैसेज को रिप्रेजेंट करे। ये तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे चेकसम होता है, एक स्मॉल वन वर्ड है जो पूरी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जाहिर है उस वन वर्ड से डॉक्यूमेंट वापस नहीं हो सकती, तो ये तो बेयर मिनिमम है। लेकिन फिर ये जो क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन होते हैं, उसमें लोगों ने थोड़े और भी काम किए कि ठीक है, नॉन रिवर्सिबल होने के अलावा ये भी जरूरत हुई कि कोई नकली उसकी फंक्शन ना बना सके, एक ही मैसेज के अगेंस्ट एक और सेम डाइजेस्ट ना बने। तो इस पर भी काम किए गए और लोगों ने कोशिश की कि ये क्लैश ना वीक कोलिजन होनी चाहिए ना स्ट्रॉन्ग कोलिजन होनी चाहिए। वो क्या है वीक कोलिजन, स्ट्रॉन्ग कोलिजन? लोगों को ये ऑप्शन ना हो कि अगर एक हैश एक मैसेज का था HM, तो आप ये ना कर सके कि आप एक और मैसेज ऐसा बना लें जिसका हैश वही हो जो पहले था। यानी मैसेज डाइजेस्ट या हैश, अगर एक मैसेज से ये हैश बना है, हम कहते हैं रिवर्सिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड में भी इट शुड बी सच कि कोई और आप मैसेज ऐसा ना बना ले जिसका डाइजेस्ट यही आंसर आ जाए। यानी चेकसम, यानी आपके दो मैसेज ऐसे ना हो, फंक्शन ऐसा हो कि दो मैसेज ऐसे ना हो सके जिनका सम का आंसर एक ही आए। ये पाबंदी हम लगाना चाहते हैं। तो एक ये भी अच्छाई होनी चाहिए, इसको कहते हैं वीक कोलिजन, यानी ये दो मैसेजेस का कोलाइड होना, एक जैसा होना, इस सेंस में नहीं होना चाहिए, ये वीक प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा पावरफुल प्रॉपर्टी ये है कि आप ना सिर्फ ये कि किसी एक गिवन मैसेज के अगेंस्ट दूसरा मैसेज आप ना बना सकें, आप कोई भी दो मैसेज ऐसे ना बना सकें, M1 एंड M2, कोई आर्बिट्री दो मैसेज आप ना बना सके जिनका हैश आंसर एक जैसा आ सके। इसका मतलब है अब ये हैश फंक्शन और भी ज्यादा पावरफुल है, और इसका मकसद क्या है कि इट इज पॉसिबल कि एक मैसेज हो इनोसेंट सा जैसे वी लाइक किटन्स, और एक और मैसेज हो जो वही दोबारा डार्थ जो इंट्रूडर है, जो हमेशा पे को रेस करने के चक्कर में रहता है। एक और मैसेज हो, ये बैंक को मैसेज जा रहा था, एक मैसेज था वी लाइक किटन्स और एक मैसेज है गिव डार्थ $5,000 रेज। अगर इन दो मैसेजेस का डाइजेस्ट एक जैसा होगा, चेकसम एक जैसा होगा, तो हमारे सिस्टम में मसाइल आएंगे। तो जो भी कोई हैश फंक्शन आपको बनानी होगी, वो ना सिर्फ ये कि नॉन रिवर्सिबल हो, वन वे हो, बल्कि उसमें वीक कोलिजन भी हो और स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस भी हो। ये हमारे हैश फंक्शन है जिससे ये स्मॉल रिप्रेजेंटेशन बनती है। इसका फायदा आप आगे देखेंगे। अब हम वो सिस्टम जिसको मैंने अभी चेकसम के हवाले से डिस्क्राइब किया था और जिससे मैंने कहा था कि लोग एरर डिटेक्शन करते थे, एरर डिटेक्शन कम्युनिकेशन वालों का जो मैंने कहा था वो चेकसम से एरर डिटेक्शन करते थे, उसकी ब्लॉक डायग्राम में बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बेसिक सिस्टम जो कम्युनिकेशन वाले भी एरर डिटेक्शन में करते थे, और उसी चीज को हमने क्रिप्टोग्राफी वालों ने भी लिया है। सिर्फ फर्क क्या किया है कि कम्युनिकेशन वालों ने वो सिंपल चेकसम के तरीके से निकालते थे वो
डाइजेस्ट या हैश, और हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से हैश कैलकुलेट करते हैं। डाइजेस्ट या स्मॉल रिप्रेजेंटेशन हम थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूले से हल करते हैं, वो सिंपल फार्मूले से हल करते थे। लेकिन एरर को डिटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कम्युनिकेशन वालों का और अपना क्रिप्टोग्राफी वालों का जो एरर डिटेक्ट करने का तरीका है उसकी डायग्राम आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसलिए इसका नाम है मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड, MDC। जैसे वो लोग कहते थे एरर डिटेक्शन कोड, हम कहते हैं मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड, बट दे आर द सेम फंक्शनैलिटी। ओके, इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है? ओल्डर हमेशा से जो कम्युनिकेशन वाले भी करते आए हैं और हम भी करते हैं वो ये है, ये एक मैसेज है, एक लंबा मैसेज, स्ट्रीम ऑफ बिट्स, जैसे मैंने कहा इट्स अ लॉन्ग मैसेज। एनी मैसेज, all messages can be represented as a long stream of bits, ये वो है। कम्युनिकेशन वाले यहाँ पर चेकसम कैलकुलेट करते थे टू मेक अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बिग मैसेज, जो कि चेकसम होता था कि ऐड कर रहे हैं आप सारे और सम का आंसर बना रहे हैं और साथ भेज रहे हैं। हम उसकी जगह हैश फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर उसी तरह के ज्यादा पावरफुल हैश फंक्शन जो इस बड़े से मैसेज को लें और एक छोटे से साइज में रिप्रेजेंटेटिव डाइजेस्ट इसका बना दें। इसको कहते हैं हैश ऑफ द मैसेज, HM। ये इस मैसेज का हैश है और इसको क्योंकि स्मॉल डाइजेस्ट की तरह है, समरी की तरह है, तो इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं। मैसेज डाइजेस्ट, ओ सॉरी, मैसेज डाइजेस्ट, ये हैश है और मैसेज डाइजेस्ट है, मगर यहाँ पर ये मैसेज डाइजेस्ट और ये हैश एज मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड के इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, ये हैश भी है और ये मैसेज डाइजेस्ट भी है। मैसेज डाइजेस्ट भी इसको कहते हैं हम, मैसेज डाइजेस्ट, और इसको हैश भी कहते हैं। ये चीज स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैसेज है, जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको मैसेज डाइजेस्ट और हैश दोनों का नाम इसके हैं। हाउएवर इसको यहाँ क्योंकि हम इस डाइजेस्ट को और हैश को फॉर एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड MDC ऑफ LS, ये LS ने बनाया है MDC, ये डाइजेस्ट जो बनाया है LS ने बनाया है, तो ये MDC फ्रॉम A LS। ओके, ये बना के LS इस मैसेज को, ये फुल मैसेज जाता है, पूरा मैसेज जाएगा एज इट इज, एज वेल एज ये जो छोटा सा डाइजेस्ट है जो एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होना है, जैसे चेकसम साथ जाता था पहले, ये MDC या डाइजेस्ट या हैश ये भी साथ जाएगा। LS ने जो डाइजेस्ट बनाया है वो भी साथ जा रहा है और LS का जो मैसेज भेज रहा था वो भी साथ जा रहा है। ये पूरा मैसेज और उसकी शॉर्ट डाइजेस्ट की रिप्रेजेंटेशन जो LS ने बनाई थी, ये दोनों LS भेज देगा। LS विल सेंड टू द अदर एंड। दूसरे एंड पे जो है बॉब, जो रिसीव करने वाला है, वो इनको दोबारा, ये ज्वाइन हुए हैं अपेंड एक दूसरे के साथ, यहाँ ऐसे ज्वाइन है, तो ये अलग अलग कर देगा। M इधर अलग हो जाएगा और MDC इधर अलग हो जाएगा। ये MDC इधर, MDC इसके ये जुड़े हुए आए, उसको यहाँ तोड़ा इसने, M उधर ले गया और MDC इधर ले गया। ये MDCA इधर आ गया और M इधर। अब इसने क्या किया, रिसीव करने वाले ने जो N भेजा था उस पे अपना हैश, ये हैश फंक्शन हर एक के पास होता है, ये पब्लिक है, नोन है, जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम नोन होता है, हैश एन्क्रिप्शन जैसे चेकसम कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी। तो ये इसने भी हैश अप्लाई किया और एक डाइजेस्ट बनाया, इसको मैसेज डिटेक्शन कोड का है डाइजेस्ट।
MDCB, ये बॉब ने शॉर्ट एक डाइजेस्ट बनाया या हैश बनाया अपना, इसलिए इसका नाम रख दिया MDC, जो बॉब ने बनाया। ये MDC जो एलिस ने बना के भेजा था। अब ये बॉब ये करेगा कि अपना बनाया हुआ डाइजेस्ट और एलिस का भेजा हुआ डाइजेस्ट, जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन थे, उन्हें कंपेयर करेगा। अगर इसका बना हुआ डाइजेस्ट और उसका डाइजेस्ट एक जैसे आएंगे तो ये कहेगा ओके फाइन, आई एक्सेप्ट, देयर इज नो चेंज इन द डॉक्यूमेंट, इंटेग्रिटी इज गुड, अनचेंज, अनमॉडिफाइड। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये कहेगा नो, डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर व्हाटएवर रीजन इट हैज चेंज, तो आई रिजेक्ट। एंड ये वही था कि जैसे कम्युनिकेशन वाले ये मैसेज पूरा भेजते थे, अगर आप देखें ये पूरा मैसेज भेजते थे और उसके एंड में एरर डिटेक्शन कोड, जो मैंने अभी मिसाल दी थी चेकसम की, ये छोटा सा एरर डिटेक्शन कोड, ये पूरा मैसेज, ये मैसेज और ये एरर डिटेक्शन, और वो उधर जाता था, वो अपना कैलकुलेट करते थे ये वाली चेकसम, और फिर वो चेक कर लेते थे कि उसने जो भेजा है और मैंने जो कैलकुलेट किया है क्या वो एक जैसा है। अगर वो एक जैसा है तो उसका मतलब मैसेज चेंज नहीं हुआ, मैसेज वही है। इससे इंटेग्रिटी का चेक हो रहा है। मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड, हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि मैसेज मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ। ओके ओके सर। ये बात समझ आ गई है ना? जी जी सर। ओके अच्छा, अब जाहिर है जब भी ये सिस्टम बनते हैं तो इनके कुछ ना कुछ इशू होते हैं, फिर आप उनके उन जी मसाइल को भी हल करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो अटैकर और जो दूसरे लोग होते हैं, हैकर अटैकर, वो ऑल द टाइम वो बहुत एक्टिव होते हैं, समटाइम्स मोर एक्टिव देन द पीपल हु आर वर्किंग। अगर वो जरा भी, जी इफ द गार्ड्स आर डाउन, तो वो अटैकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब ये जो बीच में अटैकर था, जो डार्क था, जिसको हर वक्त अपनी पे बढ़ाने का शौक रहता है, इसको पता चला कि यार अरे ये एलएस अकाउंट ऑफिस और बैंक ने तो ये वाला सिस्टम लगा लिया है, अब अगर मैंने कोई चेंज किया तो पकड़ लेंगे कि भाई ये तो चेंज हो गया है। अगर यानी वो चेंज करता, यानी उसको ये मसला था। जी इसमें अगर अब ये अटैकर ये एम को चेंज करता है, इस एम की जगह कोई अपना एम भेज देता है ना। ये एम था ये कि भाई डार्थ को 100 रुपए दे, वो बीच में डाल देता कि डार्थ को 1000 रुपीज, चेंज कर दिया ये एम। जी ओके, ये मैसेज, नया मैसेज एम डैश चला जाता, तो इसने चेंज किया है और ये डाइजेस्ट गया हुआ था। अब ये जो एम डैश था, जब बॉब उस एम डैश का हैश कैलकुलेट करता तो उसका आंसर डाइजेस्ट का कुछ और आता, और जो मैसेज के साथ बैंक ने ये अकाउंट्स ने भेजा था डाइजेस्ट, वो कुछ और होता। तो बैंक को फौरन पता चल जाता कि यार ये तो मेरा डाइजेस्ट तो वो नहीं निकल रहा जो उन्होंने भेजा हुआ है, इसका मतलब बीच में कोई गड़बड़ हुई है। ये है मॉडिफिकेशन का डिटेक्शन। ठीक है, सही। अब इसका क्या हाल है? डार्थ बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा अच्छा ये वाला सिस्टम है, इस तरह पकड़ते हैं मुझे। तो डार्थ ने ये किया, उसने अपना वैसे ही डाला एम डैश, और उसने अपना ही डाइजेस्ट बना के, हैश फंक्शन तो सबके पास होता है, डाइजेस्ट भी उसने अपना ही जी डाल दिया और पिछला डाइजेस्ट भी हटा दिया। अब ये दोनों चीजें उसने अपनी डाल के और भेज दी बैंक को। अच्छा, बैंक ने कहा कि चलो हमारे पास तो बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। बैंक ने वो मैसेज निकाला, उसको किया है हैश किया, अपना डाइजेस्ट निकाला, उधर से डाइजेस्ट को अलहदा किया जो साथ आया था वो लिया, इससे कंपेयर किया, बैंक का जबरदस्त, दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, डार्थ को, तो सर ये डार्क को ये कैसे पता लगा कि इसने एमडीसी यही भेजा होगा? हाँ अब उसने वो चालाकी की ना, अक्सर जो ये सिस्टम बना था वो तो इसलिए बना था कि अगर कोई मैसेज को चेंज करेगा तो डाइजेस्ट की वजह से हम पकड़ लेंगे,
मैसेज को चेंज किया, हम अब उसका डाइजेस्ट अब कैलकुलेट करेंगे, साथ एक डाइजेस्ट भी आया हुआ है, उससे कंपेयर करके पकड़ लेंगे। इसने चालाकी ये की, जब ये पकड़ा गया एक दो दफा इस चक्कर में, तो इसने कहा चलो मैं ये करता हूँ, तो ये तो मामला गड़बड़ है, मैं एक अपना मैसेज भी अपना इंजेक्ट कर देता हूँ, साथ डाइजेस्ट भी अपना ही अटैच कर देता हूँ। अब बैंक वगैरह ने फिर वही सब होशियारी की कि चलो भाई करो डाइजेस्ट और कंपेयर करो। अब वो नहीं पकड़ा गया, अब उसको ज्यादा पैसे मिल गए डार्क, इस वजह से तो उसने ये चालाकी की। ठीक है, उससे सिस्टम को धोखा दे दिया। ओके, यू सी दैट? जी 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 सर। ओके, तो अब उसका हल क्या था? एक हल ये था, अच्छा यार वो डाइजेस्ट साथ ना भेजो, क्योंकि वो तो लोग बदल के साथ जोड़ देते। फिर ये करो कि मैसेज अलग भेजो, मैसेज तो पब्लिकली भेज दो इनसिक्योर चैनल से, लेकिन डाइजेस्ट को ना किसी सिक्योर चैनल से जो किसी की एक्सेस ना हो, या जो आपने एनक्रिप्ट किया हो या कुछ किया हो, वो करके भेजे। क्योंकि ये वो चीज है कि जिससे आपने पकड़ना है, अगर इसको भी कोई प्ले अराउंड कर दे तो। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट चैनल से जा रहा है, अब अगर यहाँ पर वो गड़बड़ करेगा एम डैश और ये डालेगा, वो इस पार्ट को तो देखेंगे ही, फिर पकड़ा। पकड़ लेंगे। तो फिर पकड़ा गया, लेकिन इस पकड़ने में मसला ये हुआ कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक सिक्योर चैनल बन, ये आपके पास तो इंटरनेट पे इस तरह के चैनल होते हैं, इनसिक्योर चैनल, हर जगह वो आपके डाटा ट्रेवल कर रहे हैं, इनसिक्योर लिंक्स है इंटरनेट के, आप इस पे बैंकिंग सिस्टम पूरे पूरे चल रहे हैं। अब ये किधर से आप बनाना शुरू कर देंगे? ये कॉस्टली और डिफिकल्ट टू मैनेज। तो अब उन्होंने कहा नहीं यार, अब क्या करें, ये तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा चलो सिक्योर चैनल करना तो मुश्किल काम है, लेट्स फाइंड सम क्लेवर वे ऑफ अल्गोरिदमिक वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने ये किया कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बनाया। पिछला खाली मैसेज को डिटेक्शन था, मॉडिफिकेशन डिटेक्शन थी कि मॉडिफाई हुआ है तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उसके मसाइल आए तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम इसको ये करते हैं, हम वी मेक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। वो क्या, उन्होंने क्या तरीका किया? उन्होंने कहा कि ओके हम ये करते हैं कि ये एलएस का वो मैसेज था जो पहले था, ये हैश फंक्शन था, यहाँ वो डाइजेस्ट एलएस ने बनाया था वो था, और ये दोनों डाइजेस्ट और मैसेज को आप आगे भेजते थे, और ये आगे वो दोनों को लेते थे, मैसेज को वो करता था। ये सारा पहले से बना हुआ था, मगर इसके मसाइल आ गए और आप एक सेपरेट सिक्योर चैनल नहीं चाहते थे, तो आपने ये किया, आपने कहा व्हाई नॉट कि जब मैं हैश निकालूं, हैश फंक्शन निकालूं, तो मैं इसके अंदर साथ एक सीक्रेट की जो सिर्फ एलिस और बॉब को पता है, वो जो एनक्रिप्शन वगैरह में हम एक की तरह की चीज इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा कि हम इस मैसेज में ये सीक्रेट की को इंक्लूड करके हैश लें, यानी ये अब ये जो हमारा हैश है ये की के साथ हैश है, ये सीक्रेट की के साथ इस मैसेज का हैश कैलकुलेट हो रहा है। ये इन्होंने एक मॉडिफिकेशन अब की, चेंज किया। तो अब आपका हैश जो था वो HM नहीं है बल्कि HM विद K, ये हैश। तो मैसेज का ये जो डाइजेस्ट बना शॉर्ट, उसका नाम, क्योंकि इस कोड का नाम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, तो डाइजेस्ट का नाम यहाँ पर उन्होंने मैक रख दिया। ये एलिस ने बना के मैक भेजा, डाइजेस्ट भेजा, मगर अब फर्क क्या है कि हैश के अंदर सीक्रेट की भी शामिल है, ये सिर्फ चेंज है, ये दिस इज द ओनली चेंज नाउ। और वही डाइजेस्ट और मैसेज भेज दिए, इन सिक्योर चैनल से भेजे, कोई भी इसको देख सकता है, देखे, ये भी देखे। दूसरे एंड पे वही मैसेज और ये मैक रिसीव हो गए। बॉब ने मैसेज को लिया, बॉब के पास भी वो सीक्रेट की थी, उसने भी हैश विद दैट सीक्रेट की कैलकुलेट किया, और ये मैक या डाइजेस्ट बॉब के एंड पे बना। फिर उसने जो इसके साथ एलिस ने भेजा हुआ था डाइजेस्ट, उसको लिया और अपने डाइजेस्ट को और इस डाइजेस्ट को कंपेयर किया। अगर वो मैच कर गए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो नहीं मैच किए तो उसने रिजेक्ट कर लिया।
तो अब सवाल पैदा होता है कि हाउ दिस सॉल्व दैट प्रॉब्लम जो हम कह रहे थे, इट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसने वो वाला ट्रिक, इसने कहा अच्छा इनसिक्योर चैनल से फिर भेज दिए इन्होंने दोनों चीजें, चलो भाई मैं करूं चक्कर। अब अगर ये करेगा, यहां पर ये था एम और मैक, एक्चुअली एम और मैक जो जा रहा था इस पर, एम और मैक, डाइजेस्ट ये था और ये एम था। इसने पहले वाली चालाकी फिर डाली, इसने कहा यार मैं अपना ही एम डैश डाल देता हूं, ठीक है, और अपना ही यहां डाइजेस्ट डाल दूं ताकि ये पकड़ा ना जाऊं। मगर अब इसको प्रॉब्लम आ गई। पहले डाइजेस्ट डालना तो आसान था क्योंकि हैश हर एक के पास हैश फंक्शन थी, इसने भी अपना इस एम डैश का कैलकुलेट कर लिया था, एम डी सी ए डैश का भी इसने कैलकुलेट, लेकिन अब ये मैक ए कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास हैश फंक्शन तो है मगर की नहीं है। तो अब ये धोखा देने के लिए अपने मैसेज के साथ अपना मैक ऐसा जो उस की बेस्ड हो जो वहां जाके मैच कर जाए, क्योंकि अगर इसका की नहीं है और ये नॉर्मल हैश बना देगा, वो हैश तो इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब ये बॉब कैलकुलेट करेगा की के साथ और इधर से ये इसने भेजा होगा विदाउट की, तो ये पकड़ा जाएगा। तो अब इसका मसला इस कोड की वजह से अभी हमें सेपरेट सिक्योर चैनल की जरूरत नहीं पड़ रही, वरना तो हमें सिक्योर ये एमडीसी को सिक्योर भेजना पड़ रहा था जो मसला था। अब हमें वो मसला नहीं है, हम इन सिक्योर चैनल से भेज सकते हैं, मगर बिकॉज ऑफ दिस की थिंग अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और डार्थ बीच में मॉडिफाई करके धोखा नहीं दे सकता। ऑलराइट, ओके, ये हमारे ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह के तरीके हैं। अच्छा, इसमें चलो हम इसमें, ऑलराइट चलिए हम अभी इसको, ये मेजर कॉन्सेप्ट और आइडिया हमने ज़्यादा डिटेल से और मेहनत से किया क्योंकि दिस डील्स विद दिस। अच्छा, इसका एक फ़ायदा क्या है, एक और फ़ायदा बोनस, आपने सारी एफर्ट की थी डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी के लिए कि वो अगर कोई चेंज हो डॉक्यूमेंट में तो पकड़ ले, मगर इस अप्रोच में एक और फायदा भी हो गया। एक फायदा ये हो गया कि अब हैश फंक्शन के साथ जो ये की के इस्तेमाल हुई है, बॉब को पता है कि यार ये की के जो है ये तो सिर्फ एलएस के पास है और किसी के पास नहीं है। ये वो जो सीक्रेट की होती थी हमारी, वो सिर्फ उन दो लोगों के पास होती है, जैसे हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में देखा। तो अब बैंक को या बॉब को दूसरी बात भी पता चली कि एक तो ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है, इंटेग्रिटी, दूसरे ये डॉक्यूमेंट एलएस ने भेजा है, ऑथेंटिकेशन। एक मैसेज की इंटेग्रिटी का आपको तसल्ली हो गई कि डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुई, दूसरी आपको ये तसल्ली हो गई कि ये डॉक्यूमेंट भेजने वाला वही है जिसका कि इस पे क्लेम है, जो लिख रहा है। अगर उस डॉक्यूमेंट पे उसने कहा है कि एलएस की तरफ से है, ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट ऑफिस भेज रहा है, तो ये वाकई वो है, ये कोई और स्टूडेंट या कोई फैकल्टी मेंबर अपना गलत फायदा उठाने के लिए नहीं भेज रहा, क्योंकि ये सीक्रेट की जो मेरे और एलएस के दरमियान शेयर्ड है, ये किसी और के पास नहीं है। तो इस मैसेज का नाम, इसलिए हमने इसका नाम मैक रखा है कि न सिर्फ ये कि ये एरर को डिटेक्ट कर रहा है, बल्कि ऑथेंटिकेट भी कर रहा है कि भेजने वाला सही है। तो आई और ए दोनों का मसला हमने हल कर लिया। जो हम कह रहे थे अभी कि सी तो हम पहले कर चुके थे, अब हमने आज ये आई और ए को दोनों को सॉल्व कर लिया। एमडीसी से हमने खाली आई के मसले को हल किया था, एमडीसी, लेकिन अब एमएसी से हमने आई और ए दोनों के प्रॉब्लम को बड़े अच्छी तरह हल कर लिया कि जो धोखा भी नहीं दे सकेगा और ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया अपनी लर्निंग।
अब हम इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन जो लोगों ने किए हैं, आप उसको खाली उस हद तक ही देखिए, वेरिएशंस के एंगल से देखिए, डोंट, ये था मेन कॉन्सेप्ट। वेरिएशन ये थी कि अब लोगों को ज़ाहिर तसल्ली नहीं होती, मगर क्योंकि वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स उन नामों से आपको नज़र आएंगी और आप सोचोगे यार मुझे तो, मैंने तो मैक और एमडीसी सीखा था मगर ये तो कोई और ही कोड आ गए। ऐसा नहीं है, वो इन्हीं पे बिल्ट है। तो इसलिए मैं उनका नाम और उनकी अप्रोच को डिस्कस कर रहा हूँ। एक नेस्टेड मैक का नाम आपको सुना है, मैक आपने सीख लिया है। अब एक और चीज है नेस्टेड मैक। नेस्टेड मैक इज नथिंग बट यही जो आपने अभी मैक के हिसाब में सीखा है, इसी को नेस्ट करके अप्लाई करना 2 दफा। एक दफा मैक करो कैलकुलेट, फिर उस आंसर का फिर मैक करो कैलकुलेट, इसको नेस्टेड मैक कहते हैं। ठीक, उसकी ये डायग्राम भी है और एक्सप्रेशन भी है। डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया था, हैश लेने के लिए मैक जब कैलकुलेट कर रहे थे, हमने मैसेज लिया, उसके साथ की को अपेंड किया और फिर उसका हैश लिया और इस तरह हमारा हैश ऑफ के और एम निकल आया। ये हमने काम किया, अभी मैक निकालने में ये काम किया तो एम के साथ के को जोड़ा और इस पूरे का हैश लिया, तो ये हमारा निकल आया मैक। ये मैक फर्स्ट लेवल ऑफ मैक, ये मैक, इस तरह हमने मैक कैलकुलेट किया, ये वाला। ओके, अच्छा, नेस्टेड का मतलब था कि उन्होंने कहा अच्छा एक दफा मैक निकला है, फिर की जोड़ो इसके साथ, फिर हैश लो। इट इज जस्ट जैसे हम वो नहीं राउंड वहां पर एनक्रिप्ट करने में राउंड बढ़ा देते हैं कि चलो भाई बार बार वो चीज करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन डिफ्यूजन हो जाएगा। यही काम इन्होंने एक दफा और किया। इन्होंने कहा अच्छा मैक एक दफा निकाला है, अब फिर की को जोड़ो, फिर हैश करो, फिर मैक निकालो, तो अब ये नेस्टेड मैक हो गया। यानी ये पहला मैक आया था, ये के और एम को ज्वाइन करके इसका, इसके साथ एक दफा फिर के जोड़ो, इस पूरे को फिर हैश करो, यानी पिछला, उसके साथ के जोड़ा, इस पूरे को हैश किया, इस पूरे को हैश किया, और अब ये एन मैक, नेस्टेड मैक आ गया, ये वाला, ये ठीक। नथिंग, अगर देखें तो मैक ही कैलकुलेट 2 दफा नेस्टेड तरीके से करने को नेस्टेड मैक कहते हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्यों ये नेस्टेड मैक का मामला सीखा? इसलिए कि एक तो ये रिपीटेड और इटरेटेड इस्तेमाल होना है फ्यूचर में, एक दूसरे एक बहुत फेमस वेल नोन कमर्शियल प्रोडक्ट है जो आपको हर जगह नजर आएगी और आप कहोगे ये क्या चीज है, एच मैक। एच मैक इज ए वेल नोन कमर्शियल प्रोडक्ट विच इज डन फॉर दिस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के लिए। एच मैक कमर्शियल प्रोडक्ट है, हर जगह आपको नजर आएगी आपके सिक्योरिटी के डोमेन में। तो जब एच मैक नजर आए तो आप ये ना सोचें कि यार ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बेस पे वही है, सीखना और समझना वही था जो आपने अभी मैक किया। ये एच मैक इज नथिंग बट अगेन नेस्टेड मैक। जो अभी आपने कॉन्सेप्चुअली नेस्टेड मैक सीखा है, एच मैक भी यही है, दैट्स इट। सिवाय कि जब आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप वो सारी इम्प्लीमेंटेशन की निटी ग्रिटी डिटेल की वरी भी करते हैं कि वर्ड का साइज कितना होगा, पीसेस कितने बनाएंगे, हर ब्लॉक का कितना बड़ा होना चाहिए, अगर वो की आपकी उससे छोटी है तो उसको कैसे पैड करके सही साइज पे लाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एच मैक इज नथिंग बट ए नेस्टेड मैक अरेंज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट। ओके, कैसे, ये अब उनकी डिटेल है कि उन्होंने कैसे नेस्टेड मैक को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा ये जो की हम मैक नेस्टेड मैक में की इस्तेमाल कर रहे थे के, उन्होंने कहा कि अगर ये बी बिट की होनी चाहिए, अगर ये बी से कम है, अगर ये बी बिट से कम है तो फिर आप इसको बी बिट का बना लें।
के से के जरिए से आपने ये K1 जो बनाना है पहले हैश कैलकुलेट करने के लिए की, ये बी बिट की आप बनाएं जो भी उसने कमर्शियली तय किया। बस उसने तय किया है कि हम ब्लॉक्स जो मैसेज के कट करेंगे वो से 64 बिट क्या पीसेस बनाएंगे या 32 बिट के पीसेस बनाएंगे। तो फिर अगर आपकी की उस साइज की नहीं है तो आप यहाँ पे की को उस साइज का बनाने के लिए एक एक्सक्लूसिव और लें और उसको एक गिवन आईपैड जो इन्होंने दे दिया, आईपैड की वैल्यू इन्होंने दे दी और वो बी बिट की थी। अगर उसके साथ आप एक्सक्लूसिव और करेंगे तो इस की से आप एक की बना लेंगे जो बी बिट की होगी। अब क्या हुआ, ये आपका मैसेज है, जो मैसेज जिसके आपने जो पीसेस बनाए हैं वो क्योंकि बी बिट के थे तो इसके साथ जो की आपने जोड़नी थी अब वो भी बी बिट की है। तो ये सारे बी बिट के ब्लॉक्स आपस में जुड़ के और इनका आपने हैश लिया है। ये है एच मैक में पहला हैश और उससे मैक निकला, पहला मैक। इसका नाम इन्होंने कहा इंटरमीडिएट एच मैक। यहाँ पे क्योंकि एच मैक का ये प्रोटोकॉल है तो इन्होंने एच मैक कहा, मगर क्योंकि फर्स्ट स्टेज का है इंटरमीडिएट एच मैक। ये हो गया नेस्टेड मैक का पहला स्टेज, ये वाला स्टेज, यहाँ ये एच मैक पहुंचे। फिर उन्होंने कहा आपको दोबारा हमें की यहाँ जोड़नी है, नेस्टेड मैक में फिर की जोड़नी थी। अगेन उन्होंने कहा हो सकता है आपकी की का साइज छोटा हो, पूरे बी बिट की ना हो, तो अगेन उन्होंने कहा सेकंड राउंड के लिए ओ पैड, आउटपुट का पैड, ये इनपुट पे पैडिंग दी है, आउटपुट पैड ये भी बी बिट की है, उसके साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे अब की जो है ये K2 ये बी बिट की बन जाएगी। तो इधर से जो ये चीज आई इसको भी पैड करके बी बिट का कर दिया और इधर से भी जो की थी वो भी बी बिट। इन्होंने वो तफसील कि कितने कितने बिट की चीज है। अब ये दोनों बी बिट के, एक इधर से एच मैक को बी बिट कर दिया, इधर से की को बी बिट कर दिया और इन दोनों को जोड़ के फिर हैश लिया दोबारा। और ये वो जैसे पीछे था नेस्टेड मैक एन मैक, उसकी जगह अब ये एच मैक कहलाता है इस केस में, और ये आउटपुट इसकी बन गई। तो यही वही नेस्टेड मैक एक कमर्शियल प्रोडक्ट जिसको एच मैक कहते हैं उसमें है। अब इसमें आपके लिए क्या चीज है जो आपको फर्दर चाहिए, ये चाहिए व्हाट इज दिस आईपैड के वैल्यू और व्हाट इज दिस ओपैड, ये गिवन है, ये उन लोगों ने आपको दे दिया है। और उसके देने का मकसद ये था कि जो की जनरेट करें इनकी बिट्स कितनी आप डिफरेंट बना लें। तो K1 इज की को आईपैड से अप्लाई करना और K2 इज की को ओपैड से अप्लाई करना। आईपैड और ओपैड क्या है, वो ये है। आईपैड इज क्या 36 है हैश में 363636, आप 3636 हैश में लिखते चले जाए टिल द टाइम इट बिकम्स अ बी बिट। जो भी आपके ब्लॉक का साइज है तो बी बिट का बना दे आप 3636 लिखते हुए, तो ये आईपैड बन गया। ओ पैड के लिए क्या है 5C, ओके 5C 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 एक्स का आप लिखते जाएं हत्ता के आपको बी बिट का ब्लॉक मिल जाए, तो ये ओ पैड हो गया। तो बस आईपैड और ओ पैड हो गए, बाकी हमने वहां सारी चीज समझ ली थी और इससे अब हमारा एच मैक बन गया, ये एच मैक। ओके, अब एक चीज जो अब आगे बार बार इस्तेमाल होगी वो ये है चेन मैक। अभी तक तो था नेस्टेड मैक, आपने सीखा यहाँ पहले मैक सीखा, सिंपल मैक जिससे इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों, दिस इज द क्रक्स, ये क्रक्स वाली चीज है, बेसिक हाउ इट वर्क्स। फिर आपने कहा कि हम इनको थोड़ा सा एनहांस करते हैं, तो ये मैक कैलकुलेट करने वाले प्रोसेस को हम देख रहे हैं। ये कैलकुलेशन जो है इसको लोगों ने और एनहांस किया और नेस्टेड मैक के कॉन्सेप्ट दिया, नेस्टेड मैक को एच मैक की तरह इंप्लीमेंट किया। बस ये हमने सीखा। अब एक और चीज आई चेन्ड मैक, यानी मैक ही एज ए चेन्ड कैसे होगा, इटरेट होके। अभी हमने सिर्फ नेस्ट किया था, अब चेन करेंगे, इटरेट करेंगे।
वो कैसे? वो ये कि अगर हमारा ये मैसेज है, ये हमारा बिग मैसेज था, अगेन जैसे हम हमेशा हैश कैलकुलेट करते हैं, वो यही करते हैं कि बिग मैसेज को ब्लॉक्स में ब्रेक करते हैं और उनको किसी तरह हैश फंक्शन में कंबाइन करते हैं और एक डाइजेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यही हमारा मकसद था। इस मकसद के लिए कुछ लोगों ने कहा, एक तो ये बात सोची कि क्यों ना हम ये जो हैश फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ये जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम थे हमारे DES और AES वगैरह, इनको बतौर हैश फंक्शन क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। ये ख्याल आया। वरना हैश फंक्शन लोगों ने बहुत सारी बनाई हैं, जो मैंने बताया कि हैश फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो हैश फंक्शन लोग बनाते रहे। लेकिन इस केस में उन्होंने वो हैश फंक्शन बनाया। बनाने के लिए तरीका कहा कि हम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को बतौर हैश फंक्शन, ये HM के तौर पर क्या चीज है? एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, DES AES, ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम DES और ES को उन्होंने कहा इसको हम एज ए हैश फंक्शन क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ये उन्होंने एक तो ये बात तय की। फिर उन्होंने कहा कि यार एक दफा हैश अप्लाई करने से उतना अच्छा हैश एक्शन नहीं हो रहा, जैसे नेस्टिंग वालों ने 2 दफा किया। इन्होंने कहा हम मल्टीपल टाइम्स ये ओके ऑलराइट ओके अच्छा, इन्होंने कहा कि हम हैश के लिए एक तो ये फैसला किया कि हम DES AES को इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको कई दफा इस्तेमाल करें, यानी बड़ा पावरफुल हैश फंक्शन बनाने का इनकी ख्वाहिश थी, तो कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ऑलराइट, जो मैसेज है उसके ब्लॉक्स को इधर हम अप्लाई करें बतौर P के, हर मैसेज के ब्लॉक को इसके P पे फीड कर दें, और ये K जो सीक्रेट की है ये सबको दे दें, और जो पहली दफा जब हम इसको एनक्रिप्ट करें, इसका जो ये साइफर टेक्स्ट यहाँ से निकले, इसको हम नेक्स्ट मैसेज P पे फीड करने से पहले इसको चेंज करके एक्सक्लूसिव और कर दें। यानी अब इसके P में पिछले का C भी शामिल हो गया, जैसे हमने देखा था पहले। अब इन्होंने खूब पावरफुल बनाने के लिए 2 काम किए। एक तो पिछले के C का इफेक्ट अगले मैसेज के इन करने में डाल दिया, और फिर दोबारा ये लिया हैश विच इज नाउ एनक्रिप्शन, फिर किया रिपीट करते गए टिल द एंड, यहाँ तक वो पिछले स्टेज का साइफर आया, ये इधर से मैसेज आया, ये इसमें प्लेन टेक्स्ट पे चला गया, इधर ये की आ गई, और फिर इसका ये साइफर जनरेट हुआ। तो iterating many times this hash function, which is in this case they decided to use DES और AES as a hash function, और उन्होंने इस तरह एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग नॉन रिवर्सेबल वो बना लिया, ये हैश या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। क्योंकि इसमें चेन ऑफ सच थिंग्स इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका नाम है चेन मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसमें आखिर में उन्होंने ये भी किया कि अगर साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा है, जैसे AES में 128 था, तो उन्होंने कहा ओके वी कैन सिलेक्ट एंड जितना बड़ा हमें ब्लॉक चाहिए उतने हम लेफ्ट से बिट सिलेक्ट कर लें और उसको हम कह दें कि ये हमारा मैक है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा मैक स्मॉल साइज का हो, और हमें ये रिवर्स तो करना ही नहीं है। खाली पॉलिसी ये रहेगी कि जो भी दूसरे एंड पे ये कैलकुलेशन करेगा
वो भी इन्हीं असूलों पे काम करेगा और आखिर में यही बिट सिलेक्ट करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट अवर मैथ। इसमें एक छोटा सा ये पॉइंट है, यू कैन लुक एट दैट, आखिरी वाले स्टेज पर, बाकी स्टेजों में नहीं, एक और उन्होंने यहाँ पे के इंजेक्ट करते हैं, यानी एक्सक्लूसिव और करते वक्त लास्ट स्टेज पर एक और अपने पास से के यहाँ पर इसमें डला हुआ है, उस के लिए यहाँ पे बताया हुआ कि ये के कैसे बनेगा। ये जो आपका मेन के है उसके, या इधर प्लेन टेक्स्ट पे आप 0 लें, एनक्रिप्ट करें, उसको मल्टीप्लाई करें एक्स और एक्स को से, तो ये स्मॉल के बन जाता है। ये वो स्मॉल के है जो आप यहाँ अप्लाई करें। दिस जस्ट एडिशनल स्मॉल थिंग। मेन चीज ये है कि किस तरह आप चेन मैथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये अब हमने सीख लिए मैथ और हैश एंड ऑल दैट। अब हम इनके जरिए से इटरेटिव क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बनाना इन ए फॉर्मल वे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। ऑलराइट, सर जी जी, है बस वो लैब में कुछ बस वो चीजें डिस्कस करनी है उनके साथ। ओके, आप पढ़े फिर नेक्स्ट टाइम पूछिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।